हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान क्लासेस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के पठन लेखन क्षमता का विकास 2017 का प्रीवियस ईयर पेपर। क्योंकि जानते ही हैं साथियों, आपने फर्स्ट सेमेस्टर में देखा होगा, सेकंड में देखा होगा, थर्ड में देखा होगा कि कितने क्वेश्चन भर भर के पीवाईक्यू आते हैं। ठीक है, एक ही दो क्वेश्चन बाहर से जाते हैं, बाकी सभी पीवाईक्यू ही आते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 40 क्वेश्चन होते हैं और 40 क्वेश्चन जल्दी से हम लोग पढ़ लेते हैं। आइए, प्रश्न संख्या 1 है, लेखन एक शारीरिक क्रिया है जिसमें बालकों के हाथों को गतिविधियां करनी पड़ती है। कथन है, जो बालक लिखते हैं उनकी शारीरिक गतिविधि होती है, यह किसने कहा है? विकल्प ए है प्लेटो, विकल्प बी है महात्मा गांधी, विकल्प सी है मॉन्टेसरी और विकल्प डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यह जो है मॉन्टेसरी ने कहा था, तो राइट आंसर सी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है, जिनका उच्चारण कंठ के स्पर्श से होता है। विकल्प ए है क ख ग घ, विकल्प बी है च छ ज झ, विकल्प सी है ट ठ ड ढ, विकल्प डी है त थ द ध। तो राइट आंसर जो है कंठ में क वर्ग आता है, तो राइट आंसर ए सही हो जाएगा। ठीक है, ये कंठ हो जाएगा, ये कंठ हो जाएगा। ठीक है, और नीचे वाला तालु हो जाएगा, ये तालु। ठीक, और ये मूर्धा हो जाता है, मूर्धा, मूर्धा, ये दंत हो जाएगा। ठीक है, दंत। तो इस पे थोड़ा सा क्या है, हाथ से लिखने में दिक्कत होती है, तो इतना समझ जाइएगा। ठीक है, आइए, प्रश्न संख्या 3 है, ज्ञानार्जन और ज्ञान वृद्धि का साधन है। विकल्प ए है प्रत्यक्ष निरीक्षण, विकल्प बी है विचार विनिमय, जिसको कह सकते हैं विचार विनिमय एवं दूसरों से शिक्षा ग्रहण करना, और सी विकल्प है स्वाध्याय तथा पठनाभ्यास। ठीक है, यहाँ छूटा है थोड़ा सा, पठनाभ्यास है। उपयुक्त सभी, डी है उपयुक्त सभी। तो इसमें कौन सा सही है? तो इसमें जो तीनों दिए गए हैं सभी सही हो जाएगा, तो राइट आंसर डी सही हो जाएगा। ठीक है, जैसे प्रत्यक्ष निरीक्षण तथा रचनानुभाव, विचार विनिमय एवं दूसरों से शिक्षा ग्रहण, स्वाध्याय तथा पठनाभ्यास, ये सभी जो है ज्ञानार्जन और ज्ञान वृद्धि के साधन है। ठीक है, आइए प्रश्न संख्या 4 लेते हैं, और प्रश्न संख्या 4 है, विराम संबंधित समस्या का प्रमुख कारण बताइए। ठीक है, विकल्प ए दिया गया है विराम चिन्हों का ज्ञान न होना, विकल्प बी है आत्मविश्वास का अभाव, विकल्प सी है उपयुक्त दोनों, विकल्प डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो विराम चिन्ह जो समस्या आती है वह विराम चिन्हों का ज्ञान न होना। जब विराम चिन्ह कहाँ पर लगाना है, कहाँ पर नहीं लगाना है, अगर ज्ञान नहीं होगा तो समस्या आएगी ही। कहना होगा कुछ, उसका निष्कर्ष निकल जाएगा कुछ। जैसे रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, ये तो केवल चिन्ह का ही फर्क पड़ता है इसमें। ठीक है, आइए प्रश्न संख्या 5 है, विवृत स्वर है। ठीक है, विवृत स्वर किसे कहते हैं? विकल्प है क और ख, विकल्प बी है अ और औ, विकल्प सी है च और छ, विकल्प डी है ट और ठ। तो जो विवृत स्वर होता है साथियों, वह होता है आ और औ। राइट आंसर बी सही हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, आनंद का पर्यायवाची शब्द है। विकल्प ए है मोद, विकल्प बी है प्रमोद, विकल्प सी है सुख, विकल्प डी है उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर जो है इसका सभी हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों मोद भी होता है, आमोद भी होता है, सुख भी होता है। तो ठीक है, और हर्ष भी हो जाएगा, उल्लास भी हो जाएगा, प्रसन्न भी हो जाएगा। आनंद का परिवाचित राइट आंसर डी सही हो जाएगा। आइए प्रश्न संख्या 7 है, निम्नलिखित में से
कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है, इसमें नहीं पूछा गया है। विकल्प ए है छत्र, विकल्प बी है ञ, यहाँ पर इया होगा, ठीक है, ये वाला ञ, और विकल्प सी है त्र, और विकल्प डी है ज्ञ, ठीक है। यहाँ पर स्र हो सकता है और ज्ञ भी हो सकता है, यहाँ पर ज्ञ कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर ज्ञ हो जाएगा। अब बताइएगा इसमें कौन सा नहीं है। तो आप जानते ही हैं छत्र भी होता है, त्र भी होता है, ज्ञ भी होता है, और सरा रहेगा तो वो भी हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर जो ये है यही नहीं होगा, तो राइट आंसर बी सही हो जाएगा, ठीक है। सरा भी सही है और ज्ञ भी सही है, दोनों में से कोई भी आ जाए तो भी जो है छत्र ज्ञ स्र ये चार जो है संयुक्त व्यंजन होते हैं, और ये जो है नहीं होता है। प्रश्न संख्या 8 है, दीर्घ स्वर है, इसमें से बताइए दीर्घ स्वर कौन सा है। विकल्प ए है अ, विकल्प बी है आ, विकल्प सी है ई, विकल्प डी है री। तो आप जानते ही हैं दीर्घ स्वर मतलब बड़ी आवाजें आती हैं, इसमें ज्यादा समय लगता है, तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, तो आ जो है सही हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर बी सही हो जाएगा। आइए प्रश्न संख्या 9 है, किसके उच्चारण में निचला होठ ऊपरी दांतों को छूता है। तो विकल्प ए दिया गया है वह, विकल्प बी दिया गया है ब, विकल्प सी दिया गया है ए और बी दोनों, विकल्प डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इसका हुआ होना चाहिए। हुआ जो है जब पढ़ेंगे तो क्या होगा, गूगल पर यही दे रहा है हुआ, लेकिन होठ और ऊपरी दांतों को छूता है तो ब जो है हुआ, ठीक है। तो इसी दोनों में एक गूगल ये बता रहा है, और राइट आंसर जो है ब सही है, ठीक है। ब मारिएगा, क्योंकि उच्चारण का निचला ओठ ऊपरी दांतों को स्पर्श करता है, कौन, ब स्पर्श करता है, तो राइट आंसर बी सही हो जाएगा। आइए प्रश्न संख्या 10 है, वाक्य जहां बहुत कम रुकना होता है वहां प्रयोग होता है। जहां बहुत कम रुका जाता है वहां किसका प्रयोग किया जाता है, पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है कि अल्प विराम का किया जाता है कि दोनों चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, या इनमें से कोई नहीं किया जाता है। तो इसका राइट आंसर जो है बी सही हो जाएगा, अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है, तो राइट आंसर बी सही हो जाएगा, थोड़ा रुकने के लिए। आइए प्रश्न संख्या 11 है, 4328 में दहाई का अंक बताइए। तो ये होता है 8 जो है इकाई के स्थान पर है, 2 जो है दहाई के स्थान पर है, 3 जो है सैकड़ा के स्थान पर है, 4 जो है हजार के स्थान पर है। तो 2 पूछा गया है तो 2 जो है हमारा इकाई दहाई के स्थान पर है, तो राइट आंसर ये सही हो जाएगा। आइए प्रश्न संख्या 12 है, जब आंकड़ों को घटते क्रम में लिखा जाता है तो उसे कहते हैं। विकल्प ए है अनंतर क्रम, अनंतर क्रम, विकल्प बी है अवरोही क्रम, विकल्प सी है आरोही क्रम, और विकल्प डी है नियत क्रम। तो इसका राइट आंसर अवरोही क्रम हो जाएगा, ठीक है। जब भी कोई आंकड़ा सबसे बड़ा दे दी जाएगी, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, तो इसको आरोही कहते हैं। और जब छोटे से बड़े की तरफ जानता जाता है, जैसे गिनती होती है बड़े की तरफ बढ़ती हुई जाती है, तो वह जो है क्या हो जाएगी, आरोही क्रम हो जाएगी, ठीक है। आइए प्रश्न संख्या 13 है, मूल संख्या में वृद्धि करना या जोड़ना कहलाता है। विकल्प ए है जोड़, विकल्प बी है घटाना, विकल्प सी है गुणा, विकल्प डी है भाग। जानते ही हैं कोई भी संख्या हो या कुछ भी आपके पास सामान हो, कोई भी चीजें हो, अगर वह चीज डेली डेली जुड़ रहा है, ठीक है, तो उससे ही तो कहेंगे, अगर वृद्धि हो रही तो उसे ही तो कहेंगे जोड़। राइट आंसर ए सही हो जाएगा। आइए हम लोग अगला प्रश्न लेते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 14, किसी भी संख्या के मान होते हैं, ठीक है। कोई भी संख्या का मान होता है, 1 होता है, बी 2 होता है, सी
3 होता है या डी 4 होता है। तो जो कोई संख्या होता है उसका मान होता है 2। राइट आंसर बी सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा 2 मान? एक होता है स्थानीय मान, ठीक है, एक होता है स्थानीय मान, स्थानीय मान, एक होता है जातीय मान, जातीय मान, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 15 है। 3 अंकों की सबसे पहली संख्या होती है, ठीक है। 3 अंकों की सबसे पहली संख्या कौन सी होती है? 100 है, 160 है, 299 है और 298 है। तो सबसे पहली संख्या मतलब साथ ही पूछा जा रहा है सबसे छोटी संख्या बताइए 3 अंकों की। तो 100 हो जाएगा। 100 में जानते ही हैं अगर एक भी इसमें घटा देंगे तो 99 हो जाएगा और ये जो है 2 अंकों में आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब राइट आंसर यही सही है। सबसे छोटी संख्या 3 अंकों की 100 ही है। बाकी अगर किसी भी संख्या में एक कम कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, 3 अंक ही रहेगा। तो राइट आंसर ए सही हो जाएगा। आइए अब हम लोग अति लघुत्तरीय प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और इसको समझते हुए चलते हैं, ठीक है। तो आइए प्रश्न संख्या 16 है। सस्वर पठन से आप क्या समझते हैं? तो उत्तर हो जाएगा सस्वर पठन वह पठन है जिनमें बच्चे पाठ को स्वर सहित पढ़ाते हैं। इसमें बच्चों में वचन कौशल और सही हाव भाव विकसित होता है। सस्वर वचन 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। जो सस्वर वचन होता है इसको जो है सुर के साथ पढ़ा जाता है साथियों, ठीक है। और इसमें स्वरों का ध्यान रखा जाता है, स्वर व्यंजन कहाँ कैसे क्या है, ठीक है। और ये जो है 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 2 प्रकार के होते हैं? तो एक हो जाता है आदर्श वाचन, एक हो जाता है अनुकरण वाचन। तो आदर्श वाचन क्या होता है? आदर्श वाचन में अध्यापक द्वारा दिए गए वाचन, ठीक है, अध्यापक बोलते हैं और बच्चे उनको ये करते हैं। और दूसरा है अनुकरण वाचन, छात्र द्वारा अध्यापक के अनुसार किया गया वाचन, ठीक है। छात्र ने अध्यापक ने जो बोला है उसी के अनुसार बच्चे भी दोहराते हैं तो उसी को अनुकरण वाचन कहते हैं। आगे प्रश्न संख्या 17 है। भाषा शिक्षण में उचित आरोह अवरोह की कठिनाइयां उत्पन्न होने के 2 प्रमुख कारण बताइए। तो 2 प्रमुख कारण कौन कौन से होते हैं आइए देखते हैं। पहला कारण है अधिक धीमी या तेज आवाज में पठन, ठीक है। आरोह अवरोह का मतलब क्या है कि मीडियम में बोलिए, ठीक है, थोड़ा बहुत जहां उतार चढ़ाव लगे वहां बोलिए। लेकिन सबसे ज्यादा कठिनाई कब होने शुरू हो जाएगी? जब अधिक धीम बोलने लगेंगे तो पता ही नहीं चलेगा, बहुत तेज बोलने लगेंगे तो आवाज क्या हो जाएगी? कर्कश हो जाएगी, ठीक है। दूसरा हो जाएगा मूल भाव के विपरीत पठन, ठीक है। तो मूल भाव के विपरीत पठन मतलब को अर्थ कुछ निकालना है, पढ़ कुछ रहे हैं, समझना कुछ था, पढ़ कुछ रहे हैं। तीसरा हो जाएगा धारा प्रवाह का अभाव, मतलब कोई भी कठिन शब्द हो, कोई भी कुछ भी दिया हो, जैसे अब यही दिए गए है, अगर हम यही पढ़ें धारा प्रभाव का अभाव, तो ये जो है धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, इसका कोई वो नहीं है ना, मतलब एक फ्लो में पढ़ना है, ठीक है, न तो ज्यादा बहुत तेज न बहुत ज्यादा धीम। तो शीघ्रता से पठन, ठीक है, शीघ्रता से आराम आराम से पढ़ना है, न बहुत ज्यादा तेज न बहुत ज्यादा धीम। तो ये सभी कठिनाइयां हो जाते हैं। आगे प्रश्न संख्या 18। पढ़ते समय ध्यान रखने योग्य 2 बातें बताइए, ठीक है। पढ़ते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो 2 बातें जान लीजिए। पहला हो जाएगा शब्दों का सही उच्चारण, ठीक है, पढ़ते समय शब्दों का सही उच्चारण करना है। लय प्रवाह पर ध्यान देना है, ठीक है, किस प्रकार से पढ़ रहे हैं, बहुत तेज पढ़ रहे हैं, बहुत धीम पढ़ रहे हैं, ठीक है। दूसरा है जहां जरूरत हो वहां रुकें और शब्दों को सही बल व विराम के साथ पढ़ें, ठीक है। जैसे कहीं पर
पूर्ण विराम रख दिए गए तो आप उसका ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, ठीक है। हल्का सा रुकने के लिए अल्प विराम लगा दिए गए तो सीधे निकल जा रहे हैं। तो इन सभी चीजों को छोटा छोटा ध्यान देते हुए आगे बढ़ना होता है। आइए, प्रश्न संख्या 19 है, असुंदर अर्थात खराब लेखन के 2 कारण बताइए। जो खराब लिखावट होती है, क्यों खराब लिखावट हो जाती है, वो 2 कारण बताना है। तो आइए देखते हैं। उत्तर हो जाएगा पहला, कलम पकड़ने का सही तरीका ना आना। अगर कलम ही सही से नहीं पकड़ा जाएगा तो राइटिंग खराब होगी ही, ठीक है। तो दूसरा हो जाएगा कॉपी और आंखों की दूरी का सही न होना। मान लीजिए बहुत दूर बैठे हैं, वैसे तो 15 सेंटीमीटर या 15 सेंटीमीटर होता है या 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर शायद होता है, ठीक है। 25 सेंटीमीटर कॉपी से दूरी होनी चाहिए आंखों के बीच। और पता लगा आपने बहुत ज़्यादा दूर कर लिए तो दिखेगा नहीं और सही से तालमेल नहीं बैठेगा तो भी जो है नहीं लिख पाएंगे सही से। तो तीसरा हो जाएगा विराम चिन्हों का सही प्रयोग न करना। विराम चिन्ह का प्रयोग सही नहीं होगा तो रुकावट नहीं आएगी, ठीक है। तीसरा हो जाएगा बैठने का सही तरीका न जानना, ठीक है। तो बैठना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे लिख रहे हैं तो टेबल और कुर्सी पर बैठ गए हैं और सही तरीके पर ऊंचाई है, लंबाई सही है, हर चीज बैठने के लिए फिट बना है तो अच्छा राइटिंग जाएगा। पता लगा वही बोरिए बिस्तर बैठ गए हैं तो भी जो है दिक्कत होगी, या ऐसा स्थान पर भी बैठ गए हैं जो कंफर्टेबल नहीं तो भी दिक्कत होगी। आइए, प्रश्न संख्या 20 पूछा गया है, पठन कितने प्रकार का होता है। तो पठन अर्थात जो पढ़ा जाता है वह कितने प्रकार का होता है, तो वह 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं। एक स्वर के साथ पढ़ा जाता है, ठीक है, जिसको हम लोग सस्वर वाचन बोलते हैं या सस्वर पठन बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें बच्चा पाठ को स्वर सहित पढ़ता है और उनका अर्थ समझता है। इसमें बच्चों में सही उच्चारण, लय और वचन कौशल का विकसित होता है, ठीक है। वचन कौशल विकसित होता है इनके अंदर, मतलब जो बोलते हैं सही उच्चारण और ये सभी जो है अच्छे से समझ में आता है। आइए दूसरा पॉइंट देखते हैं, मौन वाचन यहाँ पर दिए गए हैं। इसमें पाठ को बिना आवाज किए पढ़कर अर्थ समझना होता है। इसमें नेत्र और मस्तिष्क दोनों सक्रिय रहते हैं। मौन वाचन में क्या होता है, बोला नहीं जाता है तेज तेज, ठीक है, बाहर वालों को पता नहीं लगेगा, मन ही मन में जो है पढ़ा जाता है बिना आवाज किए और अर्थों को भी जो है समझते हुए पढ़ा जाता है। और इसमें नेत्र जो है हमेशा कार्य करते रहते हैं और मस्तिष्क भी दोनों जो है हमेशा सक्रिय रहते हैं। प्रश्न संख्या 21 पूछा गया है, शब्द किसे कहते हैं, ठीक है। तो शब्द किसे कहते हैं, वर्षों या ध्वनियों का सार्थक मेल शब्द कहलाता है, ठीक है। तो शब्द किसे कहते हैं, वर्णों यहाँ पर हो जाएगा, वर्षों नहीं होगा साथ में, ठीक है। तो वर्णों, छोड़िए बता दे रहे हैं साथ में, इसमें लिखा नहीं आता है मोबाइल पे। तो वर्णों या ध्वनियों का सार्थक मेल को शब्द कहा जाता है। जैसे मान लेते हैं विद्यालय यहाँ पर लिखा गया है तो क्या क्या आया है, पहले वह आया है, फिर ई की मात्रा आया है, पहले ई की मात्रा आया है, फिर वह आया है, फिर द आया है, ठीक है। ऐसे पुस्तक में, जैसे राम में पहले क्या आएगा, पहले र आएगा, फिर अ आएगा, ठीक, फिर म आएगा, ठीक है, तभी तो बनेगा। तो ये सभी सार्थक है ना। अगर यही हटा करके यहाँ पर कर दें तो, यही हटा करके यहाँ पर कर दे तो, यही हटा करके अर्थ तो निकलेगा नहीं तो अनर्थ हो जाएगा, ठीक है। तो यही बोला जा रहा है, सार्थक अक्षर होना चाहिए, ठीक है। आइए, प्रश्न संख्या 22 है, श्रुत लेख किसे कहते हैं, अर्थात जो सुन करके लिखा जाता है उसी को श्रुत लेख कहते हैं। आइए देखते हैं। श्रुत लेख वह लेखन है जिसमें सुनते हुए को लिखा जाता है, मतलब कोई बोलता है, बोल करके आप सुन करके लिखते हैं तो उसी को जो है श्रुत लेख कहा जाता है, ठीक है। एक व्यक्ति बोलता है और दूसरा व्यक्ति सुन करके लिखता है। जैसे अध्यापक बोलते हैं तो बच्चे जो है इमला बोलते हैं जिसको, तो उसी को लिखते रहते हैं।
ठीक है, तो उसी को जो है श्रुतलेख बोला जाता है। यह विधि विद्यालयों में वर्तनी सुधारने के लिए उपयोग की जाती है। तो बच्चा लिखता रहता है, जब बोलते रहते हैं तो लास्ट में पता लगता है कौन सी कहाँ पर कामा गलती हो गई, त्रुटि गलती हो गई, ठीक है, तो कहाँ पर क्या क्या त्रुटियां आई हैं, ये सुधारने के लिए ऐसा किया जाता है। प्रश्न संख्या 23 है, स्पर्श व्यंजन का क्या आशय होता है? तो उत्तर हो जाएगा, स्पर्श व्यंजन वे व्यंजन है जिनका उच्चारण करते समय जीभ की किसी भाग को छूती है। ठीक है, जो जीभ है वह किसी न किसी भाग को छूता है, उच्चारण करेंगे बोलेंगे तो। ठीक है, और आइए स्पर्श व्यंजन देख लेते हैं। स्पर्श व्यंजन जो है टोटल 25 होते हैं। कहाँ से कहाँ तक होते हैं? तो क से लेकर के म तक होते हैं। ठीक है, क वर्ग में 5 आते हैं, ख वर्ग में 5 आते हैं, ट वर्ग में 5 आते हैं, त वर्ग में 5 आते हैं और प वर्ग में 5 आते हैं। तो क वर्ग में क ख ग घ ङ, च वर्ग में च छ ज झ ञ, ये च वर्ग होगा, ख वर्ग नहीं है। ठीक है, तो च छ ज झ ञ, ट वर्ग में ट ठ ड ढ ड़, त वर्ग में त थ द ध न, प वर्ग में प फ ब भ म। प्रश्न संख्या 24 है, संकर शब्द को उदाहरण सहित लिखिए। जो संकर शब्द है उनको उदाहरण सहित लिखना है। तो संकर शब्द कहते किसके हैं, किसे, तो उसको देख लीजिए। दो भाषाओं के शब्दों से बने शब्द संकर शब्द कहलाते हैं। मतलब जैसे दो भाषा, एक हिंदी ले लीजिए, एक अंग्रेजी ले लीजिए, दोनों को मिला दीजिए तो उसी को संकर शब्द कहेंगे। या कोई विदेशी शब्द शब्द ले लीजिए और एक देसी शब्द ले लीजिए। जैसे रेलगाड़ी है, ठीक है, तो रेलगाड़ी, रेल तो जो है अंग्रेजी है, लेकिन गाड़ी जो है हिंदी है, तो रेलगाड़ी हो गया। टिकट घर, टिकट घर में क्या है, टिकट जो है अंग्रेजी शब्द है, घर जो है हिंदी शब्द है, तो टिकट घर हो गया। तो इसी को संकर शब्द कहते हैं। आइए प्रश्न संख्या 25 है, विलोम शब्द किसे कहते हैं? वे शब्द जिनका अर्थ एक दूसरे के विपरीत हो। उदाहरण के लिए प्रकाश अंधकार, उदय अस्त, छोटा बड़ा, आशा निराशा। मतलब सीधा विपरीत कर दिया जाता है, उलट दिया जाता है। जैसे दिन है तो दिन को रात, ठीक है, तो ये विलोम हो जाएंगे। आइए प्रश्न संख्या 26 है, शून्य को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल क्या आता है? ठीक है, तो शून्य को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल अपरिभाषित होता है। जैसे यहाँ पर देखेंगे 300 बटा जीरो अपरिभाषित और 455 बटा जीरो अपरिभाषित। ठीक है, मतलब वह संख्या आता ही रहेगा। जैसे जीरो में अगर 300 से भाग दे देंगे तो क्या आएगा? ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं साथियों। वीडियो को भी शेयर भी करते चलिएगा, ठीक है, सभी के पास शेयर कर दीजिएगा। आइए प्रश्न संख्या 27 है, वास्तविक मान किसे कहते हैं? तो वास्तविक मान वह मान होता है जो किसी संख्या का कभी नहीं बदलने वाला मान होता है, उसको वास्तविक मान कहते हैं। ठीक है, एक वास्तविक मान होता है। वास्तविक मान को ही साथियों किसको क्या बोलते हैं? जाति मान बोलते हैं। ठीक है, वास्तविक मान जाति मान दोनों एक होता है, ध्यान दीजिएगा। जैसे यहाँ पर 4035 में 3 का वास्तविक मान 3 है, जबकि स्थानीय मान 30 है। उसी तरह 4 का वास्तविक मान 4 है, जबकि स्थानीय मान 4000 है। मतलब स्थानीय मान और एक जाति मान दोनों होता है, दो होता है ना, एक स्थानीय मान एक जाति मान। तो जाति मान जानते ही हैं, ये इकाई के स्थान पर होगा तो 1 होगा, दहाई के स्थान पर होगा तो 10 होगा, सैकड़े का स्थान पर होगा तो 100 होगा, बाकी जो संख्या होगी उससे गुणा कर देते हैं। लेकिन वास्तविक मान और जातीय मान, कोई भी संख्या अगर यहाँ पर 5, 6, 7, 8, अगर यहाँ पर पूछा जाए 8 का जातीय मान बताइए तो 8 हो जाएगा, 7 का बताइए तो 7 हो जाएगा, 6 का जातीय मान बताइए 6 हो जाएगा, 5 का बताइए तो 5 हो जाएगा। सो वही संख्या हो जाती है।
प्रश्न संख्या 28 है, किसी संख्या को शून्य से गुणा करने पर गुणनफल शून्य प्राप्त होता है, तो उदाहरण के लिए बताइए कि क्या होगा। ठीक है, उदाहरण देना है। तो किसी संख्या को शून्य से गुणा करने पर गुणनफल शून्य होता है। कोई भी संख्या, कितनी भी बड़ी संख्या ले लीजिए, अगर वहां पर जीरो से गुणा करेंगे तो उत्तर जो है जीरो ही आएगा। ठीक है, 1050 में जीरो गुणा कर दीजिए, जीरो आ जाएगा। 495 में जीरो से गुणा करिएगा, जीरो आ जाएगा। आइए, प्रश्न संख्या 29 है, संख्या 41,325 एवं 7,061 की तुलना कीजिए। ठीक है, तो इसमें संख्या जो है देखेंगे तो 5 अंक है, और संख्या जो है 4061 में 4 अंक है। क्योंकि 41,350 के अंक अधिक हैं, अर्थात ज्यादा बड़ा है, तो इसीलिए जो है 41,325 बड़ा हो जाएगा और 7,061 जो है छोटा हो जाएगा। और ये जिसका मुंह खुला रहता है वही बड़ा होता है साथ में। ठीक है, मुंह जिस तरफ खुला रहेगा वही बड़ा हो जाएगा। अगर इस तरफ खुला है तो इस तरफ वाला अंक बड़ा हो जाएगा, अगर इस तरफ खुला है तो इस तरफ वाला अंक बड़ा हो जाएगा। आइए, प्रश्न संख्या 30 है, 12 पेंसिल हैं, प्रत्येक बच्चे को दो दो पेंसिलें मिली हैं। कितने बच्चों को पेंसिलें मिली हैं? आपको पता है साथियों, इस प्रकार के सवालों में भाग दे दिया जाता है। जैसे यहाँ पर देखिएगा, कुछ पेंसिल है, पेंसिल कितना दिए गए हैं? 12 पेंसिल है। ठीक है, और प्रत्येक बच्चे को दो दो पेंसिलें देनी है। 12 पेंसिल है, दो दो पेंसिल देंगे तो क्या करेंगे? 12/2 से भाग दे देंगे तो मतलब 6 आ जाएगा। तो 6 लोग ही हैं, 6 बच्चे हैं जिनको दो दो पेन मिलेगी। ठीक है, तो राइट आंसर ये हो जाएगा 6। आइए लघुत्तरी प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 10 क्वेश्चन लघुत्तरी आते हैं। वीडियो को फैला दीजिए साथियों। आइए हम लोग पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 31 है, वर्ण किसे कहते हैं? स्पष्ट कीजिए। तो आइए देखते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसे उच्चारण करने पर ध्वनि निकलती है। अंग्रेजी में इसे लेटर या साउंड कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 52 लेटर होते हैं, अर्थात 52 वर्ण होते हैं। 13 स्वर होते हैं, 13 नहीं 11 स्वर होते हैं। ठीक है, मूल रूप से, और मिला दिया जाए टोटल तो 13 हो जाते हैं। हमने पीछे भी पढ़ा था। ठीक है, तो 36 व्यंजन होते हैं और 3 अयोगवाह होते हैं, तो टोटल मिलाकर के 52 वर्ण हो जाते हैं। ठीक है, वर्णमाला के प्रकार देख लेते हैं। वर्णमाला में सबसे पहले आ जाएगा स्वर वर्ण, जिसको अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अंग अ बोला जाता है, लेकिन यह मूल रूप से नहीं होता है। ठीक है, व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? क ख ग घ, इसको मिला करके पूरा पढ़ेंगे। और अयोगवाह में अंग अ आ। ठीक है, अंग अ 3 होते हैं। आगे, पठन का अर्थ एवं महत्व बताइए। जो पढ़ा जाता है उसका क्या मतलब होता है और अर्थ क्या होता है। तो आइए देखते हैं। पठन का अर्थ पढ़ करके अर्थ समझना होता है। यह भाषा एक मुख्य कौशल है। महत्व, एक लिखित शब्दों के भाव समझना, मतलब जो लिखा गया है उन शब्दों के भाव समझना कि क्या कहा जा रहा है। दूसरा, चित्र या भाषा देख करके अर्थ ग्रहण करना। कोई चित्र छपा हुआ है, उसको देख करके समझ सकते हैं कि क्या आखिर कहने का मतलब है, आशय क्या है। तीसरा है विचारों और भावों को पढ़ करके समझना। ठीक है, कोई कहानी लिखा गया है, कविता लिखा गया है, तो उसको आप पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे कि हाँ इसका उद्देश्य क्या है, क्यों लिखा गया है। चौथा है अर्थ, विषयों के ज्ञान के लिए भी पठन महत्वपूर्ण है। ठीक है, कोई भी अन्य विषय अगर पढ़ रहे हैं तो भी जो है पठन तो इम्पोर्टेंट है ही। ठीक है, आइए अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न संख्या 33 है, लेखन अभिव्यक्ति के विकास हेतु निबंध लेखन महत्वपूर्ण है, समझाइए। ठीक है, तो लेखन जो अभिव्यक्ति है वह विकास हेतु निबंध लेखन महत्वपूर्ण है। आइए समझते हैं उत्तर। निबंध लेखन सोचने और विचार व्यक्त करने का महत्वपूर्ण कौशल है। ठीक है, निबंध जैसे
आप बैठे हैं लिखने के लिए, जैसे बच्चों को बोल दिया जाता है गाय पर निबंध लिखिए, ठीक है, छोटे बच्चों को, तो क्या करते हैं, चार गाय हैं, चार पैर है, ठीक है, दो आंखें हैं, दो कान है, तो वो सोचते हैं, तो इससे क्या होता है, उनके विचार आते हैं, विचार जो है आ, अच्छे अच्छे समझ में आता है, ठीक है, समझ जाएंगे कि कौन सा क्या है, वो विकास करने के लिए जो है इम्पोर्टेंट होती है निबंध लेखन। हमें विचारों को संगठित करके स्पष्ट और सुसंगत ढंग से लिखना होता है, ठीक है, सही तरीके से। और निबंध लेखन से भावनाओं, अनुभवों और विचारों को व्यक्त किया जा सकता है और आत्मविश्वास व सोच की क्षमता बढ़ती है। सही है, ठीक है, जब आप अच्छे से बच्चे समझ जाएंगे तो उनका जो है उत्साह बढ़ जाता है कि हाँ ये चीजें ऐसी हैं, आत्मविश्वास बढ़ जाता है। आगे देखेंगे साथियों, प्रश्न संख्या 34, पत्र लेखन की उपयोगिता स्पष्ट कीजिए। जो पत्र होता है, लिखा जाता है, उसका क्या क्या इम्पोर्टेंस है। अब तो धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन अब भी जो है प्रचलन में है पत्र लिखने का, लेकिन अब डिजिटल धीरे धीरे शुरू हो रहा है, समाप्त हो रहा है, लेकिन डिजिटल के रूप में भी पत्र भेजा जाता है, ठीक है। आइए देखते हैं क्या होता है। तो पत्र लेखन निजी हो एक होता है और एक होता है व्यावसायिक, ठीक है। तो पत्र लेखन निजी या व्यावसायिक सूचनाओं के आदान प्रदान के सरल माध्यम को कहते हैं। तो महत्व क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा सरल और सुगम संचार का साधन, दूसरा हो जाएगा विचारों का आदान प्रदान आसानी से करना, अपना विचार कुछ लिख करके भेज दीजिए, ठीक है, दोस्तों को, मित्रों को, या औपचारिक एक होता है, एक अनौपचारिक होता है, ठीक है, दोस्तों मित्रों को भेजेंगे तो जो है अनौपचारिक हो जाएगा, बाकी कॉलेज और प्रोफेशनल स्थान पर भेजेंगे तो औपचारिक हो जाएगा, ठीक। दूसरा जो है व्यक्तियों से संबंधित स्थापित करना, व्यक्तियों से संबंध स्थापित करना, बोलचाल या उनसे कह करके पत्रों के माध्यम से विचार व्यक्त करना। तो पत्र के प्रकार जो है कितने होते हैं, तो एक औपचारिक होता है, एक अनौपचारिक होता है, एक व्यावसायिक होता है, एक आधिकारिक होता है, ठीक है। रोजगार पत्र होता है, जैसे कोई व्यवसाय लेना है तो किसी कंपनी को पत्र लिख दिए, आधिकारिक को शिकायत करनी है तो अधिकारी को पत्र लिख दिए, व्यवसाय के बारे में कोई खोलना है तो उसको भी पत्र लिख सकते हैं। तो आइए, प्रश्न संख्या 35 है, वाक्य किसे कहते हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो ठीक है, वाक्य शब्दों का ऐसा व्यवस्थित रूप है जिनमें विचार व्यक्त किए जाते हैं, ठीक है। सामान्य वाक्य में कर्ता, क्रिया और कर्म होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार हैं, ठीक है, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है आज्ञावाचक, ठीक है, आदेश या अनुमति बनता है, बताता है, जैसे चुप रहो, तो आज्ञा दे दिए गए, चुप रहो, खाना मत खाओ, रहने दो, ठीक है, मतलब आज्ञा दिया जाता है इसमें। दूसरा है विधानवाचक, मतलब किसी बात को होने की जानकारी देना, जैसे विराट कोहली अच्छा क्रिकेटर है, तो ये जो है क्या है, किसी बात को जानकारी दिया जा रहा है, ठीक है। तो विराट कोहली कैसा क्रिकेटर है, तो अच्छा क्रिकेटर है, बताया जा रहा है। तीसरा है प्रश्नवाचक, तो प्रश्नवाचक में क्या होता है, प्रश्नवाचक में सवाल पूछा जाता है, जैसे आप क्या पढ़ते हैं, ठीक है। चौथा है संदेशवाचक, संदेहवाचक, संदेश नहीं संदेह, किसी बात में संदेह या संभावना जताना संदेहवाचक कहलाता है, जैसे शायद मैं शादी में न जाऊं, तो ये संदेह की बात है, जाएंगे तो जाएंगे, नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे। भाई 25, ठीक है, अगला संख्या देखेंगे हम लोग, प्रश्न संख्या 35 पर पहुंच चुके हैं साथियों, ठीक है। देखेंगे तो क्वेश्चन जो है रिपीट होते हुए आपको नजर आएंगे एग्जाम में। आइए, प्रश्न संख्या 35 है, वाक्य किसे कहते हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार का वर्णन कीजिए। तो उत्तर हो जाए होगा, वाक्य शब्दों का ऐसा व्यवस्थित रूप है जिसमें विचार व्यक्त किए जाते हैं। सामान्य वाक्य में कर्ता, कर्म और क्रिया होते हैं, और ये जो है
वाक्य जो है अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो एक होता है आज्ञावाचक वाक्य, आदेश या अनुमति देने के लिए, जैसे चुप रहो, पढ़ाई करो। दूसरा हो जाता है विधानवाचक वाक्य, किसी बात या काम के होने की सूचना देने के लिए, जैसे विराट कोहली अच्छा क्रिकेटर है। रिपीट हुआ है क्वेश्चन, क्या है? प्रश्न संख्या तीसरा है प्रश्नवाचक, ठीक है। और चौथा है संदेहवाचक। आगे देखते हैं। पांचवा है निषेधवाचक वाक्य, किसी कार्य के न होने का बोध देने वाले, जैसे श्याम ने गाना नहीं गाया। छठवां है इच्छावाचक वाक्य, इच्छा, आशा या आशीर्वाद व्यक्त करने के लिए, जैसे ईश्वर करे सब पहले जैसा हो जाए, ठीक है। तो इसमें इच्छा की बात दर्शाई जा रही है। संकेतवाचक में कोई न कोई इशारा किया जाएगा, जैसे एक क्रिया की दूसरी क्रिया पर निर्भरता दिखाने वाले, जैसे अगर तुम कठिन परिश्रम करते हो तो आज सफल हो जाते। मतलब उन्होंने पहले की बातें बता रहे हैं कि अगर तुमने ऐसा किया होता तो जो है आज जो है सफल हो जाते, ठीक है। आठवां है विस्मयादि वाचक वाक्य, जैसे आश्चर्य हो गया, शोक हो गया, घृणा हो गया, खुशी हो गया, ठीक है। तो ये सभी जो है भाव व्यक्त करते हैं, इसी को जो है विस्मयादि बोधक कहते हैं। जैसे ओह कितना गर्म दूध है, वाह कितना अच्छा मिठाई है। तो ये सभी जो है विस्मयादि हो जाएंगे, मतलब आश्चर्य वाला बातें हो जाती हैं। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 36 है आरोह अवरोह को स्पष्ट कीजिए, ठीक है। तो आरोह और अवरोह स्वरों के क्रम को दर्शाते हैं, और आरोह में स्वर ऊपर की ओर बढ़ते हैं, और अवरोह में स्वर नीचे की ओर उतरते हैं। आरोह में क्या होता है? सा रे ग म प ध नि सा, ठीक है। अवरोह में स नी ध प ग म ग रे स। तो इसको जो है पढ़ा जाता है, ठीक है। पठन में उचित आरोह अवरोह शामिल होना आवश्यक है, अन्यथा भाव और अर्थ ठीक से नहीं समझा जाता, समझ में नहीं आता है। अगर उतार चढ़ाव नहीं रहेगा शब्दों का तो जो है समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो पहला हो जाएगा भाव समझ करके न पढ़ना। दूसरा हो जाएगा मूल भाव के विपरीत पठन। तीसरा हो जाएगा धीमी आवाज में पठन। चौथा हो जाएगा शीघ्र पठन, बहुत तेजी तेजी, ठीक है। पांचवा है बहुत तेजी से आवाज बोल बोल करके पढ़ना। छठवां है धारा प्रवाह का अभाव, इतना तेज बोल रहे हैं, इतना मतलब स्लो पढ़ रहे हैं कि पढ़ने में 2 दिन बीत जाए एक पैराग्राफ को। आगे प्रश्न संख्या 37 है स्थानीय मान किसे कहते हैं? उदाहरण सहित समझाइए। तो किसी संख्या में किसी अंक का उस स्थान के अनुसार स्थानीय मान कहलाता है। जैसे उदाहरण के लिए संख्या अगर 715 मतलब 71,565 में स्थानीय मान बताना है सभी संख्याओं का, तो 6 जो है पहले स्थान पर है, 6 गुणे 1 6 हो जाएगा। फिर 6 के बाद 5 है तो 5 का स्थानीय मान 5 गुणे 10 हो जाएगा, क्योंकि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 ऐसे करके फिर जो है लिखा जाता है, और जितने स्थान पर होता है उतने का गुणा कर दिया जाता है, ठीक है। आइए अब अगला देखते हैं साथियों। प्रश्न संख्या 38 है आरोह क्रम उदाहरण सहित समझाइए। तो आरोही क्रम, ठीक है, आरोही क्रम को समझाना है। तो आरोही का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में। आरोही क्रम में संख्या को छोटे से बड़े क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। मान लेते हैं जो संख्या दी गई है 9 है, 10, 15, 45, 19, 24, 25 और 31। तो इनको अगर आरोही क्रम में लगाना होगा तो सबसे छोटी संख्या देखेंगे इसमें, तो इसमें सबसे छोटी संख्या 9 है तो 9 लिख देंगे। फिर 10 है 10 लिखेंगे। फिर 15 है तो 15 लिखेंगे। फिर 19 है तो 19 लिखेंगे, ठीक है। 45 तो लेंगे नहीं क्योंकि बड़ा है ज़्यादा। 19 के बाद 24 आ जाएगा, 25 आ जाएगा, फिर 31 आ जाएगा, फिर जो है ये 45 लास्ट में आ जाएगा। तो इसे जो है आरोही क्रम कहते हैं, और आरोही क्रम को इस चिन्ह से दर्शाते हैं, ये वाला चिन्ह, ठीक है। और ये वाला छोटा हो जाएगा, और इसका मुंह जो खुला रहता है वही बड़ा होता है। प्रश्न संख्या 39 है घटाना में उधार क्यों लिया जाता है? उधार न लेने पर क्या
समस्या आएगी। तो आइए समझते हैं घटाना में। घटाना में यदि घटाने वाली संख्या बड़ी हो तो बाईं ओर की संख्या से उधार लिया जाता है। इससे घटाने वाली संख्या बड़ी हो जाती है और आसानी से घट जा सकती है। ठीक है, अगर उधार न लेने पर छोटी संख्या बड़ी संख्या घटाई नहीं जा सकती। जैसे यहाँ पर देखेंगे 4 7 5 है, माइनस करना है 4 1 8। तो यहाँ पर 5 में से 8 घटाएंगे तो क्या आएगा? घटेगा नहीं? घटेगा क्यों? क्योंकि 8 बड़ा है। तो वो एक उधार लाएंगे, यहाँ पर 15 हो जाएगा। ठीक, 15 में से 8 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा 6, 6 में से 1 घटाएंगे 5 आ जाएगा, और ये 4 में से 4 का 0 हो ही जाएगा। इकाई की संख्या 5 जो है 8 से छोटी है, इसीलिए 7 से एक उधार लेकर के 15 बना दिया जाता है। ठीक है, तो हमने समझा दिया है। आइए आगे देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 40। जोड़ों की प्रक्रिया में हासिल का महत्व एवं उपयोगिता बताइए। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा, जोड़ों का अर्थ है किसी संख्या में वृद्धि करना। ठीक है, कोई संख्या उसमें जोड़ देना। यदि किसी स्थान पर जोड़ का परिणाम 10 या उससे अधिक हो तो बाईं ओर की संख्या में हासिल कैरी जोड़ते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने गुणा पढ़ा, अब जोड़ को पढ़ना है। तो क्या करना है? तो 8 और 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 14। तो 14 तो पूरा लिखेंगे नहीं, तो 4 को लिखा जाएगा और एक जो है हासिल जोड़ दिया जाता है इस वाले में, अगले वाले में। तो इसमें एक हासिल जोड़ दिया जाएगा। तो 9 5 14, 14 1 15, 15 5 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको सोल्व कर लिया जाएगा। आप जानते ही हैं सोल्व करना। आइए, तो ये जो है पूरा कंप्लीट हो गया साथियों। वीडियो जो है भेज दीजिएगा दूसरों को भी साथ, और आप हमको फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, सभी जगह पर आप ज्ञान क्लासेस अकेडमी सर्च करेंगे तो मिल जाऊंगा। ठीक है, फेसबुक पर 01 लगा देना। ठीक है, फेसबुक पर 1 लगा देंगे तो आ जाएंगे। आइए, ठीक है साथियों, तो ये जो है कंप्लीट हो गए। हम लोग आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे दूसरा, तो उसमें देखेंगे। मिलते हैं।